जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। आइए तो आज के सेशन में आज हम लोग बात करने वाले हैं विशेष रूप से जो खोटा का आपका नया सिलेबस आया हुआ है जेएसएससी सीजीएल के लिए, और साथ ही साथ में नगर पालिका के लिए भी ये सिलेबस जो वो शामिल है इसमें से, क्योंकि दोनों का सिलेबस में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। दोनों हूबहू सिलेबस सेम टू सेम है, एक कोमा भी चेंज नहीं है। अगर आपने पिछले बार ध्यान से अगर पढ़ा होगा, ध्यान से अगर देखा होगा, तो नगर पालिका का और सचिवालय का जो सिलेबस था वो एक ही सिलेबस था। तो वहीं से यह सिलेबस जो वो लोगों को स्पष्ट हो गया। सीजीएल का तो नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है, लेकिन लगभग ये 100% तय हो गया है कि अब ये सीजीएल का ही सिलेबस है और सीजीएल में यही सिलेबस आपका रहने वाला है। ये बिल्कुल मान के चलिए कि 100% ये मोहर लग चुका है। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये आपसे अच्छा कोई नहीं जान सकता है। अगर आपको लगता है कि हमें दर्द नहीं इसका, तो आप ये गलत मान रहे हैं, क्योंकि जितना आपने मेहनत किया था उससे कई गुना अधिक हम लोगों ने मेहनत किया था, है ना। इसको पढ़ाने में आप जा कर के यूट्यूब के प्लेलिस्ट में आप चेक कर लीजिए, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे के वीडियो पड़े हुए हैं, और 5-5 घंटे मेहनत करके हमने जो वो उसका वीडियो बनाया था, ताकि आपको चीज़ें जो वो आसान तरीके से आपके बीच में ला सके। अब फिर से पुनः उतना मेहनत करना ये उतना आसान नहीं होता है ना, जितना बोलना आसान होता है। तो कई लोगों का कमेंट्स हो सकता है कि इसके बाद में कई तरह के कमेंट्स आएंगे, तो उनके लिए केवल एक ही चीज़ कहेंगे कि आप इन चीज़ों पे ध्यान देने के बजाय आप काम पे फोकस करें, है ना। हम लोग को जहाँ तक होगा फिर से पुनः प्रयास करेंगे कि आपको जहाँ तक हो हर संभव मदद करने का प्रयास करेंगे। ये हम आज भी आपको कह रहे हैं और पहले भी कहते थे और आगे भी हम यही कहेंगे। लेकिन हाँ, आपको ईमानदारी पूर्वक अपना मेहनत जो वो करना ही होगा। चीज़ें बदली है तो इसके लिए आपको मेहनत फिर से एक बार करना ही पड़ेगा। इसके लिए आप दूसरा रास्ता नहीं चुन सकते। अगर आप किसी दूसरा रास्ता को भी चुनते हैं तो वो भी राह आपके लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि कठिनाई तो वहाँ पे भी है। इसलिए ज़्यादा ना बोल करके हम लोग सीधे पहुँचते हैं खोटा के सिलेबस में। और सिलेबस में हम लोग आज देखने वाले हैं मुख्य रूप में खोटा के सिलेबस को। अगर आप लोगों का कमेंट्स होगा किसी अन्य सब्जेक्ट को लेकर के, है ना, अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को लेकर के, तो उस पर भी हम वीडियो बना देंगे अगर आपका कमेंट्स रहा तो, है ना। लेकिन विशेष रूप में हम खोटा पढ़ाते हैं, तो इसीलिए खोटा का ही सिलेबस आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। हुआ यूँ कि सिलेबस में परिवर्तन ही नहीं, परिवर्तन काफ़ी परिवर्तन हुआ है। कुछ ऐसे टॉपिक्स को शामिल किया गया है जो बिल्कुल नया है, और कुछ ऐसे टॉपिक्स रखा गया है जो कि कह सकते हैं कि पहले की अपेक्षा काफ़ी कम किया गया है। एक लाइन में अगर समझे तो इसको क्या है कि एक तुलनात्मक रूप में, है ना, कह सकते हैं कि तुलनात्मक अध्ययन, या कह सकते हैं कि एक बैलेंस सिलेबस बनाया गया है, ताकि सभी चीज़ों को इसमें मैनेज किया जा सके। पहले के सिलेबस में क्या था कि ना और ना छोर, कुछ पता नहीं चल पा रहा था कि कहाँ से क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कुछ पता ही नहीं चल पा रहा था। भले मानते हैं कि कई स्टूडेंट्स का कमेंट्स होता है कि हम तो 90-92 बना ले रहे थे और अब ये फिर से दोबारा मेहनत करना पड़ेगा। तो उनसे हम एक ही चीज़ कहेंगे कि अगर आपने ईमानदारी पूर्वक अगर कहीं आपने मेहनत कर लिया और थोड़ा सा अगर आप नए जो टॉपिक्स हैं उन पर अगर अच्छे से ध्यान दे दिया 2 महीने आपने, तो आपका ये मार्क्स जो वो 90 के बजाय आपका 95 आ जाएगा, है ना। क्योंकि इस बार का सिलेबस जो पहले के छात्र जिन्होंने मेहनत किया है उसके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा, अगर आप इस नए टॉपिक्स को अच्छे से अगर कवर कर लेते हैं तो, है ना। तो एक एक करके सभी चीज़ों को हम लोग समझते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले जो इसमें खंडों की बात करें तो इसमें से कितने खंडों में बांटा गया है, तो इस पूरे सिलेबस को जो वो 3 खंडों में बांटा गया है, खंड क, खंड ख और खंड ग में, यानी 3 खंडों में इस सिलेबस को जो वो बांटा गया है। पहला में व्याकरण रखा गया है, दूसरा में पद्य साहित्य और तीसरा में जो वो गद्य साहित्य रखा गया है। 3 खंडों में आपका पूरा सिलेबस जो वो बांटा गया है। क्या है पहला खंड में, तो खंड क की बात करें तो यहाँ पे आपको जो दे रखा है वो दे रखा है व्याकरण, है ना। पहला जो सेक्शन है यहाँ पे आपको व्याकरण दे रखा है। व्याकरण में क्या है कि अब सवाल उठता है कि क्या पहले भी व्याकरण पढ़ना था, तो जी हाँ, व्याकरण तो आपको पहले भी पढ़ने थे, लेकिन वहाँ पे क्या था कि पहले व्याकरण जो पढ़ना था वहाँ पे कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स आपको दे रखे थे।
जैसे वहाँ पे अगर बात करें तो वर्ण विचार पढ़ने के लिए दिया था संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक और समास। ये सारे टॉपिक्स आपको वहाँ पे पढ़ने के लिए दे रखा था पहले भी। लेकिन बाद का जो टॉपिक्स है ना, काल था, समास शायद था या नहीं था, ध्यान से थोड़ा सा, है ना, जो भी है इतना टॉपिक आपको दे रखा था। जबकि कुछ टॉपिक और इसमें से ऐड किए गए हैं, जैसे विशेषण, अव्यय, वाच्य, वाक्य के भेद, विपरीतार्थक, उन्नार्थक। अब देखिए ये टॉपिक्स भले आपको सिलेबस में पहले नहीं दे रखा था, लेकिन आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको विलोम शब्द, जिसको विपरीतार्थक भी बोलते हैं, है ना, इसका ऑलरेडी हम वीडियो पहले बना चुके हैं। क्योंकि हमको यह कहीं ना कहीं कयास था कि अगर सिलेबस चेंज नहीं भी हुआ तो एक एक सवाल तो यहाँ से पूछा ही जाएगा परीक्षा में, अगर नहीं भी रहता है तो। क्योंकि कुछ कह पाना मुश्किल है, बहुत बार ऐसा होता है कि सिलेबस में आपको चीज़ें स्पष्ट नहीं किया हुआ है, लेकिन आपको परीक्षा में सवाल वहाँ से पूछ दिया जाता है। अब अगर बात करें कि खोटा व्याकरण में अगर आपको पढ़ने के बारे में बात करें तो आपको कुल मिला करके पूरा व्याकरण आपको पढ़ना पड़ेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है ना। पूरा खोटा व्याकरण आपको अब पढ़ना पड़ेगा, जिसमें से आपको खोटा भाषा का वर्ण विचार यानी वर्ण परिचय, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, है ना, कारक, विशेषण, काल, क्रिया, समास, अव्यय, वाच्य, वाक्य के भेद, विपरीतार्थक शब्द और उन्नार्थक शब्द, ये सारे टॉपिक्स अगर कवर कर लिए जाएं तो इसके बाद में खोटा व्याकरण में कुछ बचता नहीं है। एक बचता है अलंकार, अलंकार, रस और छंद बचता है। तो ये टॉपिक्स बड़ा डिफ़िकल्ट टॉपिक है, तो इसको आपको पढ़ना नहीं है यहाँ पे, है ना। लेकिन अगर इसको छोड़ दिया जाए, दो तीन टॉपिक हो जैसे अलंकार, रस, छंद, इसको छोड़ दिया जाए तो बाकी सब आपका कवर जो वो यहाँ पे व्याकरण में दे दिया गया है। तो इसलिए व्याकरण आपको पूरा कंप्लीटली आपको पढ़ना ही होगा इसमें। अब इसमें दूसरा खंड जो दे रखा है वो पद्य साहित्य में दे रखा है। अब जो पहला पद्य साहित्य आपका जो था, वहाँ पे क्या कि 4 किताबें आपको पढ़ना था। 4 किताब आपको वहाँ पे पढ़ना था, जो था पहला आंखिक गीत, है ना, ये आपको याद आ रहा होगा आंखिक गीत, क्योंकि ज़्यादा दिन तो हुआ नहीं है बीते हुए। इसमें से आपको 71 कविता और 11 छनिकाएँ पढ़ना था, है ना। दूसरा आपको एक मौनी फूल, एक कविता पढ़ना था, है ना, एक पुस्तक में दे रखा था एक मौनी फूल, जिसमें से आपको 31 कविताएं इसमें से आपको पढ़ने थे। 31 कविता यहाँ से पढ़ना था। फिर खोठा काठे पैदे खंडी, जो कि 19 कविता वहाँ से आपको पढ़ना था। अगर इसको आप ऐड करेंगे तो लगभग 130 के लगभग में कविता यहाँ से हो जाता है, 130 कविता हो जाता था। और एक दामोदरे कोराय जो खंड काव्य था वो आपको पढ़ना था। यानी 4 टॉपिक पहले आपको पढ़ने थे, लेकिन क्या अब ये पढ़ना पड़ेगा? तो अब ये कोई भी आपको टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, ये सारा टॉपिक्स को हटा दिया गया है। इसके जगह पे अब शामिल जो किया गया है वो दिया गया है खोटा भाषा के लोकगीत। लोकगीत होता क्या है? तो बूढ़ा बुजुर्ग सब जी हलथिन, है ना, वो सब सुनावो हलथिन गीत और गीत तो सुनेबे करोलथिन, और साथे साथे वो सब कथा भी कहलथिन, लोक कथा, है ना। ओकर बारे में आगे हम चर्चा करबे। लोकगीत हो गए कोई विशेष अवसर पर, है ना, कोई विशेष अवसर पर अगर कोई गीत गावल जा है तो ओकरे कहल जा है लोकगीत। ये की हो कि यह मुख से गावल जा है, मौखिक रूप में, है ना, एकरा गावल जा है। अवसर में ही गावल जाए, ऐसा ना कि बिहा के सीजन हो और पता चलो कि गीत गरमा के गा लो तो मारबो करथुन। जैसन अवसर हो वैसने गीत गाविल हो, तो यानी अवसर से बेअवसर ना गाना हो, यानी जौन चीज़ के समय हो उस समय में वह गीत गावे के चाहिए। तो यहाँ पे लोकगीत का मतलब आपको तो समझ में आ गया है, लेकिन यहाँ पे उसका वर्गीकरण भी आपको समझने हैं। लोक साहित्य का वर्गीकरण की बात करें तो खोटा लोकगीत के समय में, है ना, कई तरह के अलग अलग आधारों पे इसका जो वो वर्गीकरण किया गया है। इसमें से अगर बात करें तो जो यहाँ पे है उसको डिटेल में तोड़ करके आपको यहाँ पे सिलेबस में दे भी रखा है कि आपको कौन कौन से लोकगीत पढ़ने हैं। अगर आपको लोकगीत पढ़ना भी है तो क्या पढ़ना है। पहला तो दे रखा है कि खोटा भाषा के लोकगीत में लोकगीत की परिभाषा आपको जाननी है कि लोकगीत होता क्या है, तो ये तो आपको हमने बता दिया। बाकी के डिटेल में जब हम लोग समझेंगे तो इसको तो हम लोग पढ़ेंगे ही। उसके बाद में दे रखा है परिचय, लोकगीत का परिचय आपको पढ़ना है
है ना। लोकगीत का परिचय आपको देख लेना कि क्या है लोकगीत, क्या है क्या नहीं है, उसके बारे में डिटेल में हम लोग समझ लेंगे, लोकगीत का परिचय देख लेंगे। उसके बाद में उसकी प्रवृत्ति क्या होती है ना। और खोटा भाषा के लोकगीतों का वर्गीकरण। अब वर्गीकरण क्या हुआ, तो वर्गीकरण ही आपको नीचे दे रखा है। वर्गीकरण यानी कह सकते हैं कि कितने खंडों में उसको किस रूप में बांट करके रखा गया है। तो जैसे सबसे पहला यहाँ पे दे रखा है संस्कार गीत। संस्कार गीत भी कई तरह के होते हैं, ऐसा नहीं कि संस्कार गीत में केवल यही जो दे रखा है विवाह गीत, सहियारी गीत और छठियारी गीत, यही 3 गीत नहीं होता है। इसमें और भी कई तरह के गीत होते हैं। जैसे जन्म का गीत है ना, जन्म का गीत अलग हो गया। मुंडन होता है तो उसमें अलग गीत गाया जाता है। अगर जनेऊ पड़ता है तो वहाँ पे अलग गीत गाया जाता है। अगर शादी होता है तो उस समय अलग गीत गाया जाता है। अगर गौना होता है शादी के बाद में, है ना, जिसको लयान भी बोलल जाए, तो गौना के समय में भी कुछ अलग गीत गाया जाता है। और यहाँ तक कि मृत्यु के गीत भी होता है। तो यहाँ पे संस्कार गीत में जन्म से लेकर के मृत्यु तक के गीतों को यहाँ पे शामिल किया जाता है। क्लियर हो गया। लेकिन आपको पढ़ने के लिए यहाँ पे केवल 3 संस्कार गीत आपको पढ़ने के लिए दे रखा है। देखिए बहुत अच्छे से डिटेल में क्लियर कर दिया है सिलेबस पूरा, कि आपको पढ़ना भी है तो क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दिया है। ऐसा नहीं लिख दिया कि आपको खोटा, जैसे पहले था कि साहित्य की अन्य विधाएं आपको पढ़ने हैं, उसमें से संस्मरण, जीवनी, यात्रा वृत्तांत, शब्दचित्र, कहाँ से क्या क्या पढ़ना है, पूरा पागल हो गया था सब कोई कि कहाँ से पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन अब क्या है कि आपको यहाँ पे ये स्पष्ट कर दिया है कि आपको संस्कार गीत में 3 गीत पढ़ना है। पहला तो विवाह गीत, यानी शादी ब्याह के समय में जो गीत गावल जाए वो वाला गीत, ठीक है। और बात दोसर गाना हो सहियारी गीत। सहियारी गीत भी जाना, यानी जखने सहिया सब लगो थी न, तो सहिया लगवे घड़ी भी, जैसे पहले मीता को होलथिन, आर भी बहुत तरह से दोस्ती लगोले। अब तो धीरे धीरे सब प्रथा कम हो जा रही, लेकिन पहले के समय में ये सब सहिया तो है ना, सहिया मीता ये सब बड़ी लगोले पहले। तो सहियारी, जब सहिया दोस्ती यारी करल जाले तो उस समय गावल गीत के सहियारी गीत कहल गेले। और छठियारी जब बच्चा जन्म ले है और बाद में छठी मतलब हो वो है, तब छठियारी ओकरे मनवल जाए, तो छठियारी में भी गीत गावल जाए। छठियारी के भी गीत है। अब सब गीत यहाँ अभी गाय करके हम ना बतेबो, काहे उतना गैले तो बहुत लंबा हो जाते वीडियो। तो छठियारी गीत भी है। और बाद की है कि पर्व त्यौहार के भी गीत है। तो 3 गीत यहाँ पे आपको संस्कार गीत में पढ़ने हैं। उसके बाद में 3 गीत आपको पढ़ना है पर्व त्यौहार गीत से। 2 आपको करम गीत पढ़ना है और 1 सोहराय गीत पढ़ना है। अब देखिए पूरा स्पष्ट कर दिया है, 2 आपको करम गीत पढ़ने, 1 सोहराय गीत पढ़ने। अब करम गीत में तो कई सारे गीत हैं। बोले हाँ गीत तो बहुत सारा है, तो ऐसे में पढ़ेंगे कैसे। तो करम गीत का जो सिलेबस आपका कुछ दिनों में ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएगा। कंटेंट तो हम आपको प्रोवाइड करवा ही देंगे कि कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कैसे प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे। ये सारी चीज़ों के लिए हम लोग तो है ही, है ना। तो इसके लिए आप लोगों को बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कर्म गीत की अगर बात करें तो कर्म एक ऐसा पर्व है, आप सभी को पता है कि भाई बहन का शुभ प्यार का प्रतीक पर्व के रूप में माना जाता है कर्म पर्व को। और इस समय जो बहनें होती है वो काफ़ी बेचैन हो जाती है। जब वो ससुराल में होती है तो पूरा अपने नैहर जाने के लिए वो पूरा बेचैन होने लगती है। जैसे जैसे भादो का एकादशी, पिछला एकादशी यानी कर्म मनाया जाता है शुक्ल पक्ष की एकादशी को, तो उस दिन का इंतजार जो वो पूरा उंगली में गिनने लगती है कि कब वो दिन आएगा। और इसके लिए गीत भी, एक सुंदर सा गीत भी है कि गोमती के धारी धारी फूटल है कांसी गो, नूनिक मन नैहर चली गेल, कांसी फूल फूटी गेल, नदी नाला भोरी गेल, आस देखी अखिया टटाए, रे भादर कुहकल आए। कि गोमती के धारी धारी फूटले कांसी गो, जैसे जैसे सावन भादो होता है तो कांसी का फूल पूरा फूट जाता है। नूनिक मन नैहर चली गेल, और जैसे जैसे सीजन जो आने लगता है कि अब जो भादो आने वाला है, वैसे नूनी का मन जो पूरा अब ससुराल में है कहाँ, काम मने नहीं लग रहा है। तरकारी रींध रल थू तो तरकारी जेर गलो, रोटी पका रहे तो रोटिए जेर गलो, काहे मन जो वो पूरा नहरा दन खींच ले है, तो ससुराल में मन कहाँ लगतो।
तो वहाँ पे नुनिक मन नहर चली गेल, कांसी फूल फूटी गेल, नदी नाला भरी गेल। अब सावन भादो में इतना पानी पड़ू है कि पूरा नदी नाला भर जा है। आस देखी आँखिया टटाए। अब वो बहन जो वो क्या करने लगती है, अपने या तो भाई का या तो अपने पिताजी का आस देखने लगती है कि कब वो हमें लेने के लिए आएंगे और हम जो वो अपना नैहर जाएंगे। आगे बोलते हैं कि परलय भादर मास लागलय नैहरे कास, कि परलय भादर मास, कि जैसे भादर मास यानी भादो महीना जैसे पड़ गया वैसे नहरा का आस लग गया, यानी उम्मीद जगने लगा कि अब जो वो हमारा नैहर से हमको लेने के लिए लोग आएंगे, चाहे भाई आएंगे या तो पिताजी आएंगे, उसके बाद में हम चले जाएंगे। परलय भादर मास लागलय नैहरे कास, मैया कही कही भैया के देही पठाए, रे भादर कुहकल आए। कि मैया कही कही भैया के देही पठाए, कि मैया तो बार बार बोलती होगी कि जो बेटी बड़ी व्याकुल होता है, क्योंकि माँ का दिल है तो वो तो समझ रही होगी, क्योंकि वो भी माँ भी तो एक बेटी ही है, तो उसका भी मन होता है कि नैहर में, तो इसीलिए वो सब कुछ सभी पलों को वो अच्छे से महसूस करती है। तो वही माँ बार बार बोल रही होगी अपने भाई, है ना, हमारे भाई को यानी अपने बेटे को, कि जाओ और अपनी बहन को जा करके नहरे से ले आओ, है ना। तो वही कि भैया के देही पठाए, रे भादर कुहकल आए। और भादो महीना जो वो आ गया। बड़का हो दादा मती लेगे अइहा, बड़का हो दादा मती लेवे अइहा, कहाँ पावब पाकल पान हो, अरे हो भैया बड़का हो दादा कहाँ पावब पाकल पान हो। अब कहते हैं कि बड़का भैया अगर आ गए तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि नहरा में उतना व्यवस्था नहीं है। अगर बड़े भाई आ गए तो उनको जो वो पाकल पान खाने के लिए देना पड़ेगा। मंझला हो दादा मती लेवे अइहा, अब मंझला भैया को भी नहीं आने बोलती है। अब देखिए बहन कितना एक तरफ तो घर जाने का मन भी है, नहरा जाने का मन भी है, और इधर बड़े भाई और मंझले भाई को आने भी नहीं कहती है, कहती कि नहीं आप लोग नहीं आइएगा। मंझला हो दादा मती लेवे अइहा, कहाँ पावो बांधल खसिया हो, कि कहाँ पाएंगे खसी जो कि आपको खिलाएंगे। कहते कि छोटे का हो भैया तोय चली आई हैं, कांदी कांदी मांगब विदाई हो, दीदी के कर दे विदाई हो, अरे हो छोटका दादा तोहे चल अइहा। अब यहाँ पे बोलते हैं कि ना बड़े भाई को भेजिएगा ना मंझले को भेजिएगा। ये बहन जो वो अपने नहरे में आस लगा करके ये बोल रही है अपने आप में कि बड़ा भाई नहीं आएंगे तो वही ठीक रहेगा, उनको पागल पान कहाँ खिला पाएंगे और उस तरह से व्यवस्था कहाँ दे पाएंगे। बड़े भाई को थोड़ा अच्छा से मान सम्मान अगर नहरा में नहीं हुआ तो उनका अपमान भी होगा। और ये बहन तो डरती ही है कि अगर हमारे नहरे में अगर हमारा भाई आए तो उसका अच्छा से मान इज्जत हो, अगर नहीं हुआ तो पूरा सब कुछ अपना कपार में ले लेगी कि हमारा भाई का मान सम्मान नहीं हुआ। तो ये तो होता ही है, और हर बहन के साथ में ऐसा होता है। हर बहन चाहती है कि मेरे भाई का मान सम्मान बना रहे जब वो हमारे नैहर में आए। तो वही कहते हैं कि ना बड़े भाई आए ना मंझले भाई आए, एक को पाकल पान नहीं खिला पाएंगे, एक को खंसी नहीं खिला पाएंगे। अगर छोटा भाई आया तो रो रो करके दोनों भाई बहन बोलेंगे कि अब विदाई दे दीजिए, दोनों भाई बहन मिल करके विदाई मांग लेंगे और चले जाएंगे। कर्मेक लहलही भैया लेवे आयल हो, करा सासू करा गो सासू, करा सासू हमर विदाई गो, दिना चारेक सासू जाय दाय नहरा गो, दिना चारेक। अब कहते हैं कि कर्मेक लहलही, कि करम परब का लहलही है, पूरा गह गई है, पूरा एकदम करम आ गया है, करम परब आ गया है। भैया लेगे आयल हो, कि भैया लेने के लिए आया हुआ है। करा सासू करा गो सासू, करा सासू हमर विदाई गो, कि सासू माँ कर दीजिए हमें विदाई, क्योंकि हमारा भाई छोटा भाई जो वो हमें लेने के लिए आया हुआ है। दिना चारेक सासू जाय दाय नहरा गो, कि दिन 4 दिन के लिए तो मात्र जाएंगे। और ये देखिए कितना पॉलिटिक्स खेलती है यहाँ पे बहनें, मात्र बोल करके जाएंगे कि 4 दिन के लिए हम नहरा जाएंगे, लेकिन वहाँ पे रह जाएंगे 15 दिन 1 महीना, ताकि वहाँ जाने के बाद सब कुछ भूल जाते हैं वो, है ना। तो एकदम बिल्कुल मगन हो जाते हैं कि अब तो हम यहाँ आ गए, सब चिंता मुक्त हो गए। तो यहाँ पे बोल करके जा रही है कि 4 दिन के लिए तो जाएंगे, इसीलिए सासू माँ हम लोगों को विदाई दे दीजिए। तोरा जे विदाई बहू हमहू ना जानब गो, तोरा जे विदाई बहू हमहू ना जानब गो, जा पूछी लिहा आपन ससुर के, दिना चारेक ससुर जाय दाय नहरा गो, दिना चारेक। अब देखिए सास माँ अपना मतलब झाड़ ली, वो
कह सकते हैं कि दूसरे तरफ ढार दिए, बोले जा हम तो कैसे इजाज़त दबो, ससुर हथुन, जाके ससुर के पूछ ले। अगर ससुर कह दथुन तो 4 दिन के लिए तू चल जीहूँ, कि तोरा जे विदाई बहू हमहू ना जानब गो, कि हम नहीं जानेंगे। जा पूछी लिहा आपन ससुर के, कि जा करके अपने ससुर से पूछ लीजिए। दिना 4 एक ससुर जाय दाय नहरा गो, कि अगर 4 दिन के लिए नहरा जाने के लिए दे देंगे तो जा करके पूछ लीजिए। भरल नदी नाला भरल जोरिया गो, कैसे करी बेटी जैबे नहरा गो, कैसे करी आनबे सिमर पोहा। अब यहाँ पे सारा, यहाँ पे देखिए, अब उसके नहरा में पूरा उसके ससुराल में सास और ससुर वहाँ पे पूरा कहानी सुनाने लगे। जब वो वहाँ पे विदाई मांग रहे तो गांथबे फूही गो, फूही चघी ससुर जैबे नहरा गो, दिना 4 एक ससुर जादा नहरा गो दिना 4 एक। अब एक तरफ यहाँ पे जो है बहू अपने सास और ससुर से जो वो विदाई के लिए यहाँ पे विनती कर रही है, तो उधर सास ससुर भी अपना बता रहे कि अगर तुम चले जाओगे तो यहाँ पे भी दिक्कत होगा। तो इस प्रकार से सारी चीज़ें यहाँ पे पूरा एक मार्मिक रूप में इस पूरे कह सकते हैं कि पूरे कर्म गीत को जो वो लिखा गया है, और इतना सुंदर भाव के साथ में लिखा गया है कि जब आप इस पूरे गीत को पढ़ेंगे तो आपको ऐसा एहसास होगा कि लगेगा कि हाँ, कितना सुंदर सा गीत है और कितना सुंदर हमारा भाषा है। जो हमारी क्षेत्रीय भाषा है वो काफ़ी सुंदर है, केवल उसको दिल से आपको समझने की आवश्यकता है ना। काफ़ी सुंदर और काफ़ी सुंदर गीत भी है। हम ये नहीं बोलते कि पहले का सिलेबस बहुत ख़राब था और अब का सिलेबस बहुत बढ़िया है, ऐसा नहीं है। जो भी है आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा ये चीज़ मायने रखता है ना कि आप जिस चीज़ को पढ़ें पूरे इंजॉय के साथ पढ़ें, पूरे मन लगा करके दिल से पढ़ें। जो भी पढ़ें, कोई भी चीज़ें आपके लिए व्यर्थ नहीं होता है, सब कुछ काम आता है समय पे। अगर मान लेते हैं कि आपको परीक्षा में काम नहीं आया, तो जो आपने पढ़ा तो आपके जीवन में बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर आपने अजगर नाटक पढ़ा होगा तो हो सकता है कि आपके परीक्षा में अब ये नहीं पूछेगा, लेकिन आपके जीवन में बहुत कुछ सीखने के लिए दिया होगा वो नाटक। डाह नाटक अगर आपने पढ़ा है तो वहाँ से मानते कि अब परीक्षा में प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन वो आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझना चाहिए। जब आप किसी टॉपिक्स को पढ़ें तो पूरे दिल से पढ़ें, पूरे मन लगा करके पढ़ें, है ना, ताकि आपको आगे चल करके किसी तरह से दिक्कत ना हो। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं, है ना। पूरे गीत को हम आज तो पूरा गीत हम पूरा नहीं किए हैं, हम ना आधा अधूरा छोड़ दिए, लेकिन उस गीत को हम ज़रूर पूरा करेंगे। और साथ ही साथ में अगर आपको पूरा गीत भी पढ़ना है तो इस पर एक वीडियो हम पहले भी बना चुके, करम पर्व के ऊपर में एक वीडियो बना हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहाँ से आप जा करके देख लीजिएगा, है ना। चलिए अब अगला जो आपको गीत दे रखा है वो सोहराय गीत दे रखा है। जो सोहराय पर्व होता है तो उसमें जो गीत गाया जाता है उसके लिए दिया हुआ है। फिर अगला है श्रम गीत। आपको यहाँ पे एक श्रम गीत पढ़ना है। श्रम गीत क्या हो गया भाई? जो काम धंधा करते समय जो गीत गाते हैं ना, उसी को हम लोग श्रम गीत कहते हैं। अब श्रम गीत में क्या है कि जैसे रोपने धान रोप रहथुन तो तखने धान रोपे घड़ी भी गीत गावे लगोथिन, आर भी कोई काम कर रहथुन तो वह घड़ी गावे लगलथुन। दादी सब की थी चरखा पहले चला बोलथिन, तखनी कोल्हू तेल चिपे वाला या तो आर दाल दर्रे वाला चला बोलथिन, तो तखनियों सब गीत गावे लगोलथिन, या कोनो काम कर रहथुन तखनियों गीत गावे लगोलथिन। तो वो सब गीत के श्रम गीत के अंदर कहल गेल है। और बाद है बाल गीत। बाल गीत में यानी जो बच्चों के लिए, बच्चों से संबंधित जो गीत गाए जाते हैं उसको बाल गीत कहते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें तो आपको अच्छे से समझ में आता होगा। उसके बाद है ऋतु गीत। ऋतु गीत यानी समय समय पे, अलग अलग समय पे जो वो अलग अलग तरह के गीत गाए जाते हैं, जैसे कजली, हिंडोला, होली, चैता, जैसे कई अलग अलग समय पर अलग अलग तरह के गीत गाए जाते हैं। और 12 मासा गीत भी गाया जाता है, जो 12 महीना गाया जाता है। और भी कुछ विशेष अवसर पर कुछ विशेष ऋतु पर विशेष गीत गाया जाता है, ये भी आपको पता होगा, है ना। कुछ विशेष ऐसे अवसर होते हैं या विशेष ऐसे ऋतु होते हैं, उस समय भी कई सारे गीत गाए जाते हैं। जैसे अगर ऋतु की बात करें तो हम लोगों ने पहले बता दिया कि ऋतु गीत में भी जैसे वर्षा ऋतु के मौसम पे भदरिया, झूमर, उदासी, रोपनी गीत, ये सब जो वो गावल जाए वर्षा मौसम में। बसंत ऋतु के समय में डोहा गावल जाए, टूसू गीत गावल जाए, बिहा गीत गावल जाए। और 12 मसीहा में झूमर, झुमटा, खेमटा, डमकच, ये सब गीत के गावल जाए। तो कई तरह के गीत गावल जाए यहाँ पे ऋतु गीत में। और बाद सामान्य गीत में की है तो सामान्य गीत में कुल मिलाकर के जो भी मतलब
सब सब गीत एकर में आ जाए, जे सामान्य गीत में तो मतलब सब कुछ मिलल जुलल आवो यहाँ पे, है ना। तो ई सामान्य गीत के अंतर्गत आवो। तो यहाँ पे ये सब चीज़ जे वो तोरा कुल मिला करके यहाँ पे पढ़ना है। इतना गीत पढ़ना है तो कर लिए सोर्स कहाँ से अते, कहाँ से ये सब पढ़ना है, तो सब की भी व्यवस्था हो जेते, बहुत ज़्यादा चिंता करे की जरूरत ना है ना। अगर बात है शिष्ट गीत या कविता, अब देखिए एक यहाँ जो लोकगीत हले ने, ये मुँह जमानी यानी मुँहे मुँहे मतलब यहाँ पे गीत सुने मिलो है, लेकिन शिष्ट गीत और कविता जो है ये एकरा लिखित रूप में मिलल जाए, जकर लिखल गेल है ना, गीत और कविता की वो सब भी पढ़ना है। यहाँ पे अब की करना है कि खोटा भाषा के 10 गो प्रतिनिधि कविता, 10 ठो कविता आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। कौन कौन से कविता और कहाँ से पढ़ना है भाई, उसका सोर्स क्या होगा, किस किताब का कविता पढ़ना होगा। ऐसा थोड़ी नहीं कि 10 कविता कहीं से भी पढ़ लेंगे, नहीं। एक पथिया डोंगल महुआ एक कविता संग्रह है, इसमें से ऐसे तो 47 कविता है, लेकिन आपको इसके शुरुआत के 10 कविता आपको पढ़ने हैं, है ना। शुरुआत के 10 कविता ये स्पष्ट कर दिया है। ये संतोष कुमार महतो इसके संकलन करता है या संपादक हैं, और इसके प्रथम 10 कविताएं आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद में आपको 10 गीत पढ़ना है। 10 गीत कौन कौन सा पढ़ना है, तो सारा गीत यहाँ पे लिखा हुआ है, बगल में आपको सारा लेखक का नाम भी दे रखा है। याद रखिएगा जो सब सवाल जो पूछा जाएगा वो आपके डायरेक्ट ये सवाल पूछा जाएगा कि मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे ई गीत के लिखल हत। डायरेक्ट सवाल आपसे पूछा जाएगा कि मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे ककर लिखल गीत लागे, तो सुकुमार जी के लिखल गीत लगे। सोहान लागे रे ककर लिखल गीत लागे, तो याद रखेंगे यह शांति भारत के द्वारा लिखी गई गीत है। या सोहान लागे रे कैसन रचना लागे, या कौन रकमे लिखल रचना लागे, तो यह क्या है, गीत है। यहाँ पर ऑप्शन दे देगा आपको, कविता है, कहानी है, नाटक है ना, गीत है। इस तरह से ऑप्शन आपको 4 बना करके पूछ लेगा सवाल यहाँ से भी। तो यहाँ से ये सारे नाम आपको पता होने चाहिए। गीत तो याद होना ही चाहिए, लेकिन साथ ही साथ आपको लेखक के नाम भी आपको बिल्कुल जुबान पे याद होने चाहिए, है ना। बिल्कुल याद हो जाएगा, इसके लिए बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन देखिए यहाँ पे थोड़ा कठिन आपको यहाँ पे प्रश्न एक और क्या बनाएगा। एक पथिया डोंगल महुआ का जो 10 कविता है, ये 10 कविता के लेखक अलग अलग हैं। ये मत सोचिएगा कि 10 कविता संतोष कुमार महतो लिखे हैं, ये गलत फहमी है। इसमें से 10 कविता जो है वो 10 कविता अलग अलग लेखक के द्वारा, अलग अलग कवि के द्वारा लिखा गया है। इसमें से कुछ कविताओं के नाम अगर हम चाहे तो आपको बता देते हैं, जैसे कुछ कविता इसमें से हम आपको बता देते हैं। जैसे एक पथिया डोंगल महुआ का जो पहला कविता है उसका नाम है हामनी सब एक। हामनी सब एक, है ना। ये सब कविता हमने पढ़ भी चुकल है ना। 4 गो कविता कर हमने पढ़ चुकल है। आगे के 6 गो कविता बचल है, 6 गो कविता के भी हमने जल्दी कंप्लीट कर लेबै। हामनी सब एक ई श्रीनिवास पांडुरी जी के लिखल कविता लगे। और बाद अगला कविता आगू करब आपन देश सुकुमार के लिखल लगे। जय जवान जय किसान महेश गोलवार जी के कविता लगे। आज एकाय खोरठा एके झा जी के लिखल लगे। तबे हमें कवि नाय एके झा जी के लिखल लगे। महुअक भनिता ये अतुल चंद्र मुखर्जी के लिखल लगे। रुसल भोला ये संतोष कुमार महतो जी के लिखल लगे। मेढ़र मानू शिवनाथ परमाणी जी के लिखल कविता लगे। देशेक जुबान विनोद कुमार जी के लिखल लगे। और ढेसा ढेसी छोड़ ये पारसनाथ महतो जी के लिखल कविता लगे। तो ये सब कविता जो वो यहाँ पे पढ़े है ना। इस सब कविता जो है वो पढ़े है यहाँ पे 10 कविता, और 10 कविता के कवि भी अलग अलग है। तो यहाँ पे भी कवि के नाम याद रखना है, और यहाँ पे 10 गो गीत के भी नाम आपको याद रखने हैं। 10 गीत के कवि का नाम भी आपको याद रखने हैं। यहाँ से भी प्रश्न आपको ऊपर से ही प्रश्न जो वो पूछ लेगा कि यह कविता जो वो किसके द्वारा लिखा गया। जैसे पूछ लिया जय जवान जय किसान कविता ककर लिखल लागे, तो महेश गोलवार के द्वारा लिखा गया कविता है। आज एकाय खोरठा ककर लिखल कविता लगे, तो एके झा जी के लिखल कविता लगे। कते सुंदर छोटा नागपुर ककर लिखल गीत लगे, तो दीपक सवाल के लिखल कविता लगे। तो यहाँ पे इस सब के बारे में भी थोड़ा बहुत जानने है ना। तो ये सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पे 10 गीत आपको पढ़ने के लिए दे रखा है। एक बार 10 गीत हम एक बार आपको बता देते हैं। मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे ये सुकुमार जी के लिखल गीत लगे। बोने पाकले सैया कोयर, बोने पाकले सैया कोयर, कोयर मतलब बेर, है ना, बेर।
और बाकी सब तो जानबे करे होबे है ना। कोनो अमेरिका तो यहाँ नाय पढ़ रहलथिन, जे पढ़ रहलथिन भारत के पढ़ रहलथिन। हाँ जानो ये कि झारखंड के ना पूरा भारत के पढ़ रहलथिन, लेकिन खोटवा तो उतना बुझबे करो थे और कोयर तो जानो थी सब। बोने पाकले सैया कोयर तो दिनेश दिनमणि जी के लिखल गीत लगई। सोहान लागे रे शांति भारत लिखले हथिन ई गीत के। कते सुंदर छोटा नागपुर ई दीपक सवाल के लिखल गीत लगे। हमर भारत महान ई अंबुज कुमार के लिखल गीत लगे। मिली के रहिया ये प्रदीप कुमार दीपक लिखले थिन। सांझे हाँसे झींगा फूल, सांझे हाँसे झींगा फूल, सांझे हाँसे झींगा फूल मतलब जान ले संझिया बेरा में की हुई झींगा फूल पूरा फूल जा है। और जब झींगा फूल देखबे तो इतना बढ़िया संझिया के यार भोरे लगतो कि पूरा एकदम फूलल रोए। खास करके संझिया के बेरा में पूरा झींगा फूल जो वो फूल जा है। तो वह कविता यहाँ पे लिख लेथिन महेंद्र नाथ गोस्वामी कि सांझे हाँसे झींगा फूल। हाँसे मतलब पूरा खिला हुआ, नहीं बोलते कि पूरा आज फूल जैसा चेहरा लग रहा है, यानी पूरा खिला हुआ लग रहा है, पूरा मुस्कुराता हुआ चेहरा लग रहा है। बोन रक्षा जीवन रक्षा ये अनितो कुमार जी के लिखल गीत लगे। सेमातिक बौड़ी मेला ये सुभद्रा कुमारी लिख लेथिन। और जय माय भवानी ई शिवनाथ परमाणिक जी के लिखल गीत लगे। अगला कर में टॉपिक जे पढ़े है वो खंड ग दे रखल है, तीसरा खंड जकर में पद्य साहित्य के बाद में आपको गद्य साहित्य पढ़ने हैं। अब गद्य साहित्य में क्या क्या आता है, तो गद्य साहित्य में कहानी, लोक कथा है ना, उपन्यास, नाटक, जीवनी, यात्रा वृत्तांत, सब चित्र ये सब एकरे में आओ है। लेकिन हम इनके पढ़े की दले अबरी न तो अपनी तो इनके कोनो उपन्यास पढ़े को है ना, कोनो उपन्यास ना पढ़े के है ना, और ना ही ज़्यादा तो इनके नाटक पढ़े के। नाटक भी अगर मैं एक गो नाटक पढ़े के आगे हम चर्चा करबे। लोक कथा पढ़ना है यहाँ पे। अब सवाल उठो कि लोक कथा है कि है ना, सवाल तो यहाँ से बनो कि लोक कथा ककरा कहल जाए। तो लोक कथा के जो विशेषता है और महत्व की अगर बात करल जाए तो लोक साहित्य की विशेषता मतलब लोक साहित्य के जैसन विशेषता है और महत्व है वह जैसन लोक कथा के भी विशेषता और महत्व है। लेकिन कुछ लोक कथा जे है ना, लोक कथा जे है ओकर बारे में हम इनके जाने के यहाँ पे। बाकी के एकर बारे में तो पूरा बूढ़ा बुजुर्ग सबके साथे अगर पूछ लेबे तो वो सब बताइए देथुन। जैसे 7 भाई 1 बहन, झोला नूनी के कहानी कते गुट सुनले होबे कि 7 गो भाई हले, एक गो ओकर बहन हले, बड़ी प्यारी बहन हले। सातों भाई मिल करके एगो पोखर खाड़ो हलथिन है ना, वहाँ पे बहन के खाए वाला लेकर के बोले ले हलथिन। अब जैसे बहन निकलले जैसे खानवा लेकर के, तैसे पहले तो पोखरिया में पानी ना निकलो ले, लेकिन जैसे बहन लेकर के खानवा निकल रहे तैसे पोखरिया में पानी जो वो सवाए लगले और धीरे धीरे पानी जो वो निकले लगले। तो ये सब कहानी तो सुनले कर ले होबे। बाकी के अगर में तो पूरा पढ़बे करबे हमनी है ना। 7 भाई 1 बहन, एगो ई पढ़े है धनेक धधैनी, बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा, गुदू पुचू रानी और कौआ, गोहायल परब, बूढ़ी और ओकर नाती, 2 बिहाक दुर्गति। अब 2 गो बिहा करबे दुर्गतिये हो तो, केतकी फूल, लुरगर बेटी छुआ और खूंटा भीतर चिया गोटा। ये 10 गो जे वो लोक कथा हम इनके पढ़े दली हबरी। लगत हो तो कि तो बड़ा कठिन है, थोड़ा कठिन जरूर है, काहे कि नया चीज़ पढ़ना है भाई तो कठिन तो थोड़ा बहुत जरूर लगता है। लेकिन एकरा आसान बनावे के प्रयास हमनिन करबे है ना, कि एकरा आसान बनावे के प्रयास करबे। अगर कठिन है तो कोई चीज़ कठिन ना है, जब तक अगर सोच लिए तो सब कुछ आसान है। पहले तो सोच करके लगोले कि 71 गो कविता पढ़े पारबे आँखी गीत के, पढ़ के निघार ले हलिए ने तो एकरो पढ़ के निघारबे हाँ। एकर में तो 10 गो है तो यह हो जीते। और बाद एकर में शिष्ट कहानी है। शिष्ट कहानी में मतलब यहाँ पे खोटा भाषा की 8 आधुनिक कहानियाँ यहाँ पे आपको पढ़नी है। 8 आधुनिक कहानी, ये जो भी सिलेबस में पहले आपका दे रखा था वही सिलेबस आपको पढ़ना है, इसमें से नया चीज़ नहीं है। एक जान में बचत यही है थोड़ा सा कि यहाँ पे कहानी जो दे रखा है वो सब पुराना कहानी ही पढ़ना। जैसे छाहर से 4 कहानी आपको पढ़ने के लिए दिया है। छाहर, बोने क्लोर, हम जियब कैसे और नावा जिम्मेदार, ये 4 गो कहानी जो पढ़ना है ये छाहर से पढ़ना है, जकरा लिखले थिन चितरंजन महतो चित्रा। तो ये 4 गो कहानी तो सब पढ़ करके पूरा रट गेल है, पूरा घोंट करके घोंटी जैसन पी गेल है। तो एक बात तो हम करबे ना करबे, और अगर मैं पढ़ेबो करबे तो सब पीछे हम नहीं पढ़बे। पहले वो चीज़ पढ़बे जो नया चीज़ है ना, जकर में दिक्कत है तनी। पुरनका चीज़ तो सब पढ़ाए रहथिन और सब पढ़ लेथिन और तोहनियो पढ़ ले, लेकिन जो नया चीज़ है वो चीज़ पढ़े के प्रयास करबे पहले हमने। और बाद 4 गो कहानी जो दियल है वो सोंध माटी के दियल है। उबार, जिंदगी डवानी,
ओद दीदा और हूब, ये 4 गो कहानी जो है वो सोंध माटी के लगे। अब पहले सबके 10-10 गो कहानी पढ़े कले, लेकिन 10-10 गो कहानी के हटा करके 4-4 गो कहानी अब पढ़े के लिए दियल गए। यानी अब कुल मिला करके 8 कहानी पढ़े के है ना, 8 कहानी पढ़ना है पहले से। अब 20 के जगह पे 8 कहानी कर दिया गया, यानी घटा करके 20 के जगह पे 8 कहानी आपको पढ़ने हैं। 4 कहानी सोंध माटी से और 4 कहानी छाहर से। अगर बात की है कि नाटक पहले पढ़े खले 4 गो, डाह, अजगर, चाभी काठी, उद्भासल कर्ण, लेकिन एक अगर में बचलो कि एक गो एकांकी नाटक पढ़े को तो की अब वो है चाभी काठी नाटक। पानुरी जी के लिखल नाटक लगे चाभी काठी, और यह एगो नाटक तो के पढ़े के, बाकी के सब नाटक जो वो खत्म हो गए। तो एगो तो यहाँ से भी तनी हो गए कि अजगर जहाँ गलथिन निगल गलथिन, ये सब तो खत्मे हो गए है ना। डाह नाटक और उद्भासल करनी तीनों नाटक चल गलो बोटला दिल। अब बचलो केवल एगो चाभी काठी, जकरा संभाल करके रखबे है ना। चाभी के का कि बक्सा हरका के चीज लगो तो ये सब संभाल के रखे हो, तो वह चाभी काठी एगो बचलो। और बाद निबंध यहाँ पे दियल है 8 गो साहित्यिक निबंध पढ़े खातिर दियल गए है। 8 गो साहित्यिक निबंध में खोठा निबंध के 2 गो निबंध है। एगो है भाई बहन के शुभ्र प्यार के प्रतीक परब करम, और एक है फूल कर परब सरहुल और तकर प्रासंगिकता। अब जैसे यहाँ पे करम परब के बारे में पढ़बे ने, तो पूरा करम के गीत जे पढ़े के वहाँ ऊपर में दियल गेल है। करम गीत एगो पढ़े के ऊपर में है ना। संस्कार गीत में दले ना, त्योहार गीत में 2 गो दले, एगो सोहराय के और एगो करम परब के। तो करम परब वाला गीत जे यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लेबे जखने ये हमने निबंध पढ़बे तखने। और फूल कर परब सरहुल और तकर प्रासंगिकता, यानी सरहुल पर्व के बारे में आपको पूरा जानना है डिटेल से यहाँ पे। तो ये दोनों चीज़ें तो हम लोग पहले पढ़े हैं और फिर से पढ़ लेंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको अंत में यहाँ पे जो वो कुछ साहित्यकारों के बारे में आपको पढ़ने के लिए दे रखा है स्पष्ट रूप में। पढ़ तो हम लोग पहले भी रहे थे, क्योंकि भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी के बारे में पढ़ चुके थे, पानुरी जी के बारे में पढ़ चुके थे, ए के झा जी के बारे में पढ़ चुके हैं, विश्वनाथ दशोंधीराज के बारे में पढ़ चुके हैं और शिवनाथ परमानी के बारे में पढ़ चुके हैं। केवल यहाँ पे 2 आपको साहित्यकार के बारे में, हो सकता है कि कुछ लोग भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल के बारे में नहीं पढ़े होंगे, लेकिन जो हमारे साथ जुड़े होंगे वो तो इन सभी लेखक के बारे में अच्छे से जान गए होंगे। सारे के सवाल भी आपको हमने बताया है, हम तो ये सारी चीज़ें तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। केवल 2 आपको लेखक यहाँ पे अलग से पढ़ना है, एक विश्वनाथ नागर और एक श्याम सुंदर महतो श्याम। ये 2 गो लेखक के बारे में एक्स्ट्रा तो इनके जाने के। कौन ची जाने के है, तो इनकर व्यक्तित्व कैसन आदमी हलथिन, कहाँ जन्म भेल, की बापे के नाम हल, माँ के नाम, इनकर उपलब्धि कतरे पढ़ल हलथिन, कौन कौन रचना लिखले हथिन, और की उपलब्धि है इनकर ई क्षेत्र में है ना। अगर आर बाकी के अपन जीवन में आर कुछ कर लेथिन, कहाँ नौकरी करवलथिन, की करवलथिन, इस सब के बारे में यहाँ पे जाने के दरकार है। जैसे पानुरी जी पान के गुमटी चल बोलथिन, मैट्रिक परीक्षा पास कर लेथिन, 1939 में पास कर लेथिन। बाकी के आर सब जाने थे कि कौन रकम के लेखक हलथिन वो है ना। खोठा के पुरोधा कहल जाए, खोठा शिष्ट साहित्य के जनक कहल जाए, खोठा के नागार्जुन कहल जाए, खोठा के वाल्मीकि कहल जाए, खोठा के भीष्म पितामह कहल जाए। तो ये उपाधि के देल हथिन, इस सब के बारे में भी वहाँ पे हमने के पढ़े थे। तो कुल मिलाकर और ओकरा कौन कौन सम्मान मिलल है, कौन कौन रत्न, कौन जैसे खोठा रत्न, श्रीनिवास पानुरी साहित्य सम्मान, कौन कौन सम्मान से सम्मानित करल गेल है। अब एगो लड़का हमरा कमेंट करके पूछलथिन कि सर श्रीनिवास पानुरी को श्रीनिवास पानुरी साहित्य सम्मान से सम्मानित नहीं किया गया है कि? बोले ले अब इसको क्या समझाएं। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे कि कुछ उसका ना और होता है ना छोर होता है। अब क्या बोले उनको, अब कैसे उनको समझाएं कि गंगाधर ही शक्तिमान है, उसको समझाने में भी हमको समय लगेगा। इसीलिए बोलते हैं कि हो सकता है कि थोड़ा बाद में मिलेगा, अभी नहीं मिला है लेकिन थोड़े बाद में मिलेगा। तब तक आपका परीक्षा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद में उनको मिलेगा। समझाना पड़ता है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि ये सारे सिलेबस को आपने भली भांति अच्छे से समझ लिया होगा कि आपको पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कहाँ से पढ़ना है। इसके लिए सोर्स ऑफ मटेरियल क्या होगा। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न यहीं से लोगों का है कि कहाँ से हम लोग पढ़ें। तो पहला तो सच्चाई बता दें कि कुछ जो नया टॉपिक आपको दे रखा है, इसके लिए आप ही सोर्स जो मार्केट में अभी अवेलेबल तो नहीं है इसका मटेरियल। इसके लिए क्या है कि थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे कि जैसे ही मटेरियल सारा अवेलेबल होता है ना, और हम लोग
भरपूर प्रयास में लगे हुए हैं कि आपको सही समय पर सही तरीके से सब कुछ मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाए। और जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप ग्रुप में या जो पेड ग्रुप में जो जुड़े हुए हैं, वहाँ पे तो हम सभी को पहले से कई सारे टॉपिक्स को पहले हम वीडियो दिए हुए हैं, और जो नहीं दिया हुआ है वो सब आगे अब जो वो एकदम तरीके से जिस तरह से आपको सिलसिलेवार तरीके से आपको सिलेबस में दे रखा है, बिल्कुल उसी सिलसिलेवार तरीके से हम लोग भी आगे बिल्कुल एक एक टॉपिक वाइज हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। शुरुआत हम लोग करेंगे, खोटा व्याकरण दे रखा है तो पहले हम लोग व्याकरण पढ़ लेंगे, फिर हम लोग पद्य भाग में आ जाएंगे, फिर हम लोग गद्य भाग में आ जाएंगे। जिस तरह से होगा तीनों टॉपिक्स हम लोग कंप्लीट कर लेंगे और ख़त्म कर देंगे, है ना। बाकी के अगर ये जितने भी साहित्यकार हैं, इनके साहित्यकारों के बारे में पहले ही हम सबको लेकर के ये वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं। अगर आपने देखा है तो आप जा करके देख लीजिएगा। खोटा लेखक परिचय से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे सारे लेखक के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। अब यहाँ पे सारी चीज़ें आपको स्पष्ट हो गया। बाकी का अब रह जाता है कि आपको मेहनत कैसे करना है, कैसे आपको तैयारी करनी है। तो तैयारी करने के लिए आपको जो पहला आपका प्रयास होना चाहिए कि नए जो टॉपिक्स दे रखे हैं वो सारे टॉपिक्स को आप पहले कंप्लीट कीजिए। जो पुराने टॉपिक्स दे रखे हैं, जो पहले से आप पढ़ चुके हैं, तो उसको आप अभी थोड़ा सा होल्ड कीजिए, उसको अभी रोकिए, क्योंकि आप उन चीज़ों को पढ़े हुए हैं। जैसे आप एक दो बार पढ़ेंगे तो वो सारा अपडेट हो जाएगा धड़ाधड़ से। तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। समय लगेगा जो नया टॉपिक्स आपको जो कुछ नया जो टॉपिक दे रखा है उसको आपको पढ़ने के लिए अभी ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें आपको काम करना है। बाकी का सब कुछ आसान है और अच्छे बेहतर तरीके से इन सारी चीज़ों को आप कर पाएंगे। अगर आपको हमारे साथ में पेड बैच में अगर जुड़ना है तो इसके लिए आपको 9708305319 इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है। कैसे आपको जुड़ना है तो इसके लिए सारा प्रोसेस आपको बता देंगे। यहाँ पे आपको PDF फॉर्मेट में आपको सारा कंटेंट जो वो यहाँ पे दिया जाएगा। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर लीजिएगा, कॉल नहीं कीजिएगा, इसमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा। जो भी आपका सवाल होगा आप इसमें से मैसेज कर दीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे सवालों का जवाब हम लोग देने का प्रयास करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए। जल्द ही मिलेंगे हम लोग एक नए तरीके से, नए सिरे से, बिल्कुल नई शुरुआत के साथ में आपके बीच में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए। बहुत खुशी की बात नहीं है, लेकिन बहुत गम की बात भी नहीं है, क्योंकि हम लोग मेहनती हैं, झारखंड के हैं, माटी के सपूत हैं। हम लोग मिट्टी में लड़ने वाले लोग हैं। तो हम लोग संघर्ष करने के लिए हम लोगों को आता है, और ये संघर्ष का ही समय है। अगर आपने अभी संघर्ष अच्छे से कर लिया तो आपको आगे आने वाले समय पे आपको इसका फल जरूर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए।